हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अस्थमा टॉपिक का एनसीपी देख रहे हैं, यानी कि नर्सिंग डायग्नोसिस और इंटरवेंशंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में ये आप बना सकते हो अस्थमा टॉपिक, क्योंकि ज़्यादातर आपको जो मेडिकल वार्ड होता है वहाँ ड्यूटी लगती है, और वहाँ पे अस्थमेटिक जो पेशेंट है अस्थमा वाले, उनके केसेस काफ़ी मिल जाएंगे आपको। इसमें जो पहला डायग्नोसिस है वो इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न का है, रिलेटेड टू इम्पेयर्ड एक्सेलेशन एंड एंग्जाइटी। यानी कि उनका एक्सेल जो हम करते हैं, सांस लेते हैं, वो इम्पेयर्ड है, इसलिए उनका ब्रीदिंग पैटर्न भी इनइफेक्टिव हो गया है। वो हमको मेंटेन करना है, ये हमारा गोल है, वो नॉर्मल लाना है। इसमें इंटरवेंशन देखिए, असेस द रेस्पिरेटरी रेट, पेशेंट का रेस्पिरेशन असेस करना है। असेस द ब्रीदिंग पैटर्न फॉर एसओबी, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पर्स लिप ब्रीदिंग, नेजल फ्लेयरिंग एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेटरी फेज। नेक्स्ट है प्लेस द क्लाइंट इन फॉरवर्ड पोजीशन, यानी कि उसको लिटाना नहीं है, बिल्कुल सुपाइन करोगे तो उनका ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा। फॉरवर्ड पोजीशन में 45 डिग्री तक उनको बेड पर रखना होता है, पोजीशन उनकी, ठीक है। और अगर सेमी फॉलोअर है तो 30, अगर पूरा हाई फॉलोअर है तो 90, फॉलोअर में तो 45 से 60 के बीच में होता है। नेक्स्ट है गिव ऑक्सीजन टू पेशेंट, तो जाहिर सी बात है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन तो लगाना ही पड़ेगा। आप मॉनिटर द एबीजी, यानी कि आर्टीरियल ब्लड गैसेस। इसमें क्या होगा कि CO2 अगर रिटेन हो गया होगा तो वो भी नज़र आ जाएगा, है ना। उनका कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा एबीजी में वो बढ़ा हुआ मिलेगा। साथ में पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन भी चेक करना है, लेवल चेक करना है, ताकि जो भी ट्रीटमेंट है उसका इफेक्टिवनेस का पता करने के लिए, है ना। लेवल टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट डायग्नोस देखिए, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सिक्रेशन एंड ब्रोंकोस्पाज्म। तो उसमें ज़्यादा सिक्रेशंस काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। अस्थमा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम रहती है कि ब्रोंकोस्पाज्म और सिक्रेशंस बनती है। तो इसमें क्या करना है, असेस द म्यूकस प्रोडक्शन ऑफ पेशेंट, यानी कि वो कितना दिन में कितना उनको म्यूकस आ रहा है, कितना बार, जैसे जब वो खांसते हैं तो उसमें बलगम कैसा आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, वो असेसमेंट होना चाहिए उसका। मॉनिटर द कलर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्पूटम, तो वो भी आपको देखना है कैसा कंसिस्टेंसी है उसका, यानी कि लिक्विड है या बहुत ज़्यादा थिक है, या फिर कई बार आता ही नहीं है बाहर ना, किसी किसी का जम जाता है अंदर, तो नेबुलाइज करके और सक्शन करने की ज़रूरत तब पड़ जाती है। असिस्ट द क्लाइंट टू कफ इफेक्टिवली, उनको कहना है कि आप कफ कीजिए, वो भी एक थोड़ा एक्सरसाइज होता है कफ करने के लिए, उनको असिस्ट करना है। एडवाइज द क्लाइंट टू टेक ओरल फ्लूइड्स टू थिन द सिक्रीशंस, ओरल फ्लूइड्स लेंगे तो थोड़ा सिक्रीशंस उनके ठीक होंगे, और थोड़ा सा उनको जैसे सूप दे सकते हैं, थोड़ा सा वार्म जो चीज़ें होती है वो देना का ट्राई करना है। द ह्यूमिडिटी इन द रूम में बी इंक्रीज स्लाइटली, ह्यूमिडिटी थोड़ा सा बढ़ा देना है, थोड़ा सा जो टेम्परेचर है रूम का। फिर देखिए स्टीम तो देना ही है पेशेंट को, है ना, नेबुलाइज भी करना ही है। चेस्ट फिजियोथेरेपी, चेस्ट पीटी होती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिक्रेशन को लूजन करने के लिए, ठीक है। फिर है गिव फ्रीक्वेंट ओरल केयर, तो पेशेंट का ओरल केयर भी करना ज़रूरी है। एवरी 2 आवर्ली टू रिमूव द टेस्ट ऑफ सिक्रेशंस, ठीक है। तो मुंह में उसको सिक्रेशंस बन गई हैं तो उनके लिए ओरल केयर उनको बोल सकते करने के लिए, या फिर वो माउथ वॉश भी कर सकते हैं, क्लोराहेक्सिन आता है तो उससे माउथ वॉश उनका करवा दिया। नेक्स्ट है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू एयर ट्रैपिंग, तो इसमें पेशेंट का असेसमेंट करना है। असेस लंग साउंड एवरी आवर, हर घंटा उनका लंग का साउंड करना है, यानी ऑस्कल्टेट करके देखना है एक तो, साथ में थोड़ा सा असेसमेंट भी करना है ऐसे ही पेशेंट को ऑब्जर्व करके। अक्यूट एपिसोड टू डिटरमाइन द एडिक्वेसी ऑफ गैस एक्सचेंज, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू पेशेंट, तो सेम वो ही आ गया यहाँ पर। तो नेक्स्ट देखिए, ये फॉलोअर पोजीशन टू पेशेंट, मॉनिटर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। तो इंटरवेंशन ऑलमोस्ट सेम से बन रहे हैं ना, बाकी आपको पेशेंट के पोजीशन का ध्यान रखना है, ऑक्सीजन को देना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना है, एबीजी देखना है, ये होगा। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू इनएडुकेट ऑक्सीजनेशन एंड डिस्निया, यानी कि इनएडुकेट ऑक्सीजनेशन है, सांस लेने में भी दिक्कत है, तो उनका एक्टिविटी उससे प्रभावित हो रही है। डेली की जो हम एक्टिविटी करते हैं उसमें उनका इंटॉलरेंस हो रहा है, वो नहीं कर पा रहे हैं। डिस्ने का लेवल असेस करना है। स्टॉप और स्लो द एक्टिविटी दैट लीड टू सिग्निफिकेंट चेंज इन रेस्पिरेटरी रेट, तो अगर कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा थोड़ा सा चल लेते हैं ना पेशेंट, उसी से उनका रेस्पिरेशन डगमगा जाता है, ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा सांस फूल जाती है।
तो वो उनका ज़्यादा उनको बोलना है कि इतना ज़्यादा मत करो आप एक्टिविटी, बैठने के लिए रेस्ट के लिए कहना है उनको, या फिर कम एक्टिविटी के लिए कहना है। प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी, इसमें वही आ गया है ना। शेड्यूल एक्टिव एक्सरसाइज आफ्टर रेस्पिरेटरी थेरेपी, तो एक्सरसाइज जो भी होती है चेस्ट पीटी वही है ये भी। फिर है असिस्ट द क्लाइंट इन शेड्यूलिंग इन ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेली एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। तो इसमें क्या है कि भाई धीरे धीरे आप एक्सरसाइज अपना डेली एक्टिविटी को बढ़ाओ, एकदम जब एक साथ बहुत सारी चीज़ें काम मत कर लो घर का या हॉस्पिटल में या जहाँ पर भी हैं, वो एक साथ एक्टिविटी नहीं बढ़ानी, धीरे धीरे करके ही जो होता है वो उनको बोलना है करने के लिए। एडवाइज द क्लाइंट टू अवॉइड द एक्सपीरियंस दैट इंक्रीज ऑक्सीजन, तो उनको ये कहना है हमको कि आप ऐसी एक्टिविटी मत करो जिससे आपका सांस फूलने लगे, यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी में बढ़ जाए। बाकी है आपका नेक्स्ट डायग्नोसिस एंग्जाइटी रिलेटेड टू एक्यूट ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी एंड फियर ऑफ सफोकेशन, क्योंकि उनका दम घुटने जैसा ऐसा लगता है, अस्थमा में सांस की दिक्कत है ये, तो उसकी वजह से उन्हें एंग्जाइटी हो रहा है। Remain with the client during acute episode of breathing, provide calm and quiet environment, encourage the use of breathing, retaining and relaxation technique. Patient is asked to clear the doubt. उनके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करना है, इसका मतलब ये हुआ। गिव डाइवर्शनल थेरेपी टू पेशेंट, यानी डाइवर्ट करना, जैसे कि कुछ बातचीत कर ली, कुछ बात उनसे कोई पुरानी बात छेड़ दी उनके बाद, उनके साथ कुछ म्यूज़िक सुनने को दे दिया, कुछ इस तरह से डाइवर्ट हो जाएगा पेशेंट का माइंड। डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू डिस्निया एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये तो सिंपल सी बात है कि पेशेंट का नींद बिल्कुल डिस्टर्ब होगा अगर उनको डिस्निया है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है, तो कैसे सो पाएगा कोई पेशेंट। असेस द स्लीप पैटर्न ऑफ पेशेंट, ये असेस करना है कि पेशेंट दिन में कितनी देर सो पा रहा है, कैसी उसकी स्लीप है, या बिल्कुल वो सो नहीं पा रहा है। प्रमोट द रिलैक्सेशन थेरेपी और डार्क एंड क्वाइट रूम, यानी कि उनका जो रूम है सोने के लिए वो डार्क होना चाहिए, उसमें क्या होता है वो स्लीप इंड्यूस होता है एक तरह से। अवॉइड यूज़ ऑफ स्लीपिंग पिल्स, स्लीपिंग पिल्स देने का ट्राई नहीं करना है, मतलब कोशिश करना है कि ये ना दी जाए और ऐसे पेशेंट को नींद आ जाए। वेंटिलेटेड वो रूम होना चाहिए जहाँ पेशेंट सो रहा है, ऑक्सीजन थेरेपी उसको प्रोवाइड करो ताकि वो सो पाए आराम से, क्योंकि सांस की प्रॉब्लम है तभी तो वो सो नहीं पा रहा है। अब इसमें हेल्थ एजुकेशन, इसी तरह से पेशेंट को आगे आप हेल्थ एजुकेशन दीजिए अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ कंडीशन, जैसे कि अस्थमा पेशेंट है तो आप क्या क्या कर सकते हो, जो इंटरवेंशन है वही चीज़ें ऑलमोस्ट आपका हेल्थ एजुकेशन में भी आएंगी। मेडिकेशन का उनका ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी बना सकते हो, जैसे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो एक मेरा पुराना क्या कहते हैं उसे टेनियर होता है ना, उसमें से मैंने ये पिक ली हुई है। तो इस तरह से आप हेल्थ एजुकेशन कर सकते हो इसमें, आपका जो भी पेशेंट है। आप देख सकते हो हेल्थ एजुकेशन, ये सारा आप रीड कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो यहाँ से। हेल्थ एजुकेशन काफ़ी पॉइंट्स हैं, सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़े लिख सकते हो जो आपको सही लगता है ना, ठीक ठीक लगते हैं, ईजी लगते हैं, वो आप इसमें लिख सकते हो। अब इसमें ये इन्हेलर जो होता है उसकी भी डायरेक्शन बताई गई है, कैसे यूज़ करना होता है वो, क्योंकि अस्थमा पेशेंट को इन्हेलर भी दिया जाता है। तो ये इसकी हेल्थ एजुकेशन है अस्थमेटिक पेशेंट की, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।